हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के जेडब्ल्यू मेंस 2023 के पीवाई। यस, इस चैप्टर में से टोटल 13 क्वेश्चन आए थे। उन 13 में से 7 क्वेश्चन जो थे वो किसके ऊपर थे? विदाउट फ्रिक्शन, मतलब उसके अंदर फ्रिक्शन की एप्लीकेशंस नहीं लग रही थी। और 6 क्वेश्चन थे कौन से? विद फ्रिक्शन, जहां पर फ्रिक्शन की एप्लीकेशन लग रही है, जहां फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर विदाउट फ्रिक्शन टोटल 7 क्वेश्चन आए थे, विद क्वेश्चन 6 आए थे। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट के हिसाब से भी देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है, मतलब कि कुछ शिफ्ट्स के अंदर से शायद एलएलएम में से क्वेश्चन नहीं आया है। अब इन 13 में से 13 के 13 ही एमसीक्यू बेस ही थे, बट उसमें से 12 हम बोल सकते हैं एमसीक्यू बेस, जहां पर आपके पास स्टेटमेंट टाइप या असर्शन रीजन जो एक नई वेराइटी आ रही है उसको छोड़ दिया जाए तो 12 क्वेश्चन थे। और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन आया था। और इन 13 में से एक भी क्वेश्चन एनवीटी नहीं था, मतलब 2023 में लॉज ऑफ मोशन से कोई भी एनवीटी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। तो क्या ये एनवीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है? तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है, क्योंकि 2022 में से इसमें से एनवीटी पूछे गए थे। हाँ, 2023 में नहीं पूछे गए एनवीटी, तो बट ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें से एनवीटी आगे नहीं आएंगे। एनवीटी आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको एनवीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर को प्रिपेयर करना है। अब आते हैं पहला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट टाइप ए की क्वेश्चन आया था, और वो आया था जनवरी 2023 की फर्स्ट जेई पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट। यहाँ बोला हुआ है कि एक एलिवेटर है, कैन गो अप एंड डाउन। एक हम यहाँ पर ये एक प्यारा सा एलिवेटर बना देते हैं, ये देखिए। और इट कैन गो अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जा रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एंड इट्स वेट, इस एलिवेटर का वेट जो है एक केबल से, आपने देखा भी होगा कि हमारे बिल्डिंग के जो एलिवेटर से वो स्ट्रिंग या केबल के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो ये एलिवेटर का वेट इस केबल के थ्रू जो बैलेंस्ड है, क्या ये बात सही है या नहीं, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म स्पीड वर्ड माय डियर आपको दिख गया होगा। यूनिफॉर्म स्पीड बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे यहां पर स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होने वाला है। अब नेट फोर्स, पहले हमें फोर्सेस देखते हैं कि एलिवेटर पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो एलिवेटर पे एक लग रहा है, उसके ऊपर एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो उस केबल का टेंशन, और हमने पढ़ा भी है, समझा भी है, स्ट्रिंग जिधर है टेंशन उधर है। अगर स्ट्रिंग ऊपर है तो टेंशन भी ऊपर है, और स्ट्रिंग अगर नीचे है तो टेंशन नीचे। यहाँ स्ट्रिंग एलिवेटर के लिए किधर है? ऊपर की तरफ, तो टेंशन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। और एलिवेटर का वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विच इज mg। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर एलिवेटर पे नेट फोर्स जीरो है, अगर जब भी नेट फोर्स जीरो होता है तो इसका मतलब बॉडी बैलेंस्ड कंडीशन में है। बॉडी बैलेंस कंडीशन में है, इसका मतलब जितना अपवर्ड में फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स कहां लग रहा होगा? डाउनवर्ड में। तो वी कैन क्लियरली से दैट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और हियर अपवर्ड फोर्स इज टेंशन एंड डाउनवर्ड फोर्स इज mg वेट। तो कैन वी से दैट कि ये टेंशन mg को बैलेंस कर रहा है? यस, ये टेंशन mg को बैलेंस कर रहा है, मतलब स्टेटमेंट वन एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट टू पे। उन्होंने बोला है कि इसी एलिवेटर पे एक पर्सन जो है वो खड़ा है, ये देखिए, ये पर्सन इस एलिवेटर पे खड़ा हो जाएगा। और बोला है फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट मोर देन हिज वेट। तो यहाँ पर फ्लोर जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है? हमारा नॉर्मल रिएक्शन। क्या है हमारा वो? नॉर्मल रिएक्शन। और माय डियर, यहाँ एक चीज और समझ में आती है कि अगर ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो इसके ऊपर, वैसे तो हम लोगों ने लिफ्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब की है तो हम लोगों ने ये समझा है कि नॉर्मल रिएक्शन ही अपेरेंट वेट है। और अपेरेंट वेट का फॉर्मूला भी हम लोगों ने सबने समझा है, दैट इज m इंटू जी प्लस ए। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो, और लिफ्ट नीचे आ रही है तो m इंटू जी माइनस ए। यहां से सीधा ही समझ जाते हैं। बट अभी हम लोगों को यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि लिफ्ट जो है गोज डाउन विथ इंक्रीजिंग स्पीड, मतलब वो नीचे की तरफ जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन कहाँ है? इंक्रीजिंग स्पीड, मतलब स्पीड में चेंज हो रहा है, स्पीड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब आप चाहे तो एफबीडी से भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालना है। इस पर्सन का वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो माय डियर, इस पर्सन पे मुझे दो फोर्स दिखाई दिए, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक उसका खुद का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है।
और ये अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो ये पर्सन भी ये एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा हो। लेट्स राइट द इक्वेशन। जो फोर्स मोशन के डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव लिया, mg को पॉजिटिव लिया, नॉर्मल रिएक्शन mg के अपोजिट है इसलिए नेगेटिव लिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से मुझे n का वैल्यू मिला mg माइनस a। अब आप मुझे बताइए क्या ये n का वैल्यू mg से कम होगा? बिल्कुल, आप mg माइनस a कर रहे हो, n का वैल्यू mg से डेफिनेटली क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं a force exerted by the floor on the elevator of the person standing, it more than नहीं होगा, it should be less than होना चाहिए, बट यहाँ more than दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? फर्स्ट करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, इसीलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ अगर लेस लिखा हुआ होता माय डियर तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। अगर यहाँ मोर है तो ये गोज डाउन नहीं होना चाहिए था, गोज अप होना चाहिए था। आप याद रखो, इस तरह से याद रख सकते हो, जब भी कोई पर्सन स्टेशनरी लिफ्ट पे है तो उसका वेट एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। जब भी लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है तो अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से बढ़ेगी। जब भी लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम होगा। और अगर फ्री फॉल हो रहा है तो अपरेंट वेट क्या होगा माय डियर? जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलिए, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको, है ना? ये क्लियर कट समझ में आ गया है सबको? कोई दिक्कत? चलिए, अभी जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये रहा आपके सामने। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एज पर गिवन फिगर, weightless pulley P is attached on the double inclined frictionless surface. The tension in the string will be, क्या पूछा है हमें यहाँ पे? टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, स्ट्रिंग के अंदर हमें टेंशन फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा? देखो, सबसे पहले वैसे तो अगर आप चाहे तो मैंने शॉर्टकट सिखाया है यहाँ पे, उस शॉर्टकट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ड्राइविंग फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स अपॉन टोटल मास विल, आप वहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे और उस एक्सेलरेशन से टेंशन भी निकाल सकते हैं। पर अगर आप चाहें कि सर मुझे तो एफबीडी से करना है तो आप एफबीडी से करिए। देखिए, इस पे इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 4 kg का वेट लगाइए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इंक्लाइन प्लेन पे ऑलरेडी आप ये चीजें सीख चुके हैं कि ये रहा वेट, और वेट लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वेट का कंपोनेंट आता है mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन वेट का कंपोनेंट आता है mg cos थीटा। कैसे हुआ? अगर ये थीटा एंगल है तो हम इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे तो ये भी एंगल थीटा होगा, जिसके साथ एंगल बने वो cos थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर है वो कौन सा होगा? sin थीटा। बट हम लोग पुली बेस्ड क्वेश्चन बड़े सारे आते हैं और इंक्लाइन प्लेन पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको जब भी इस तरह से दिखाई दे तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वेट का कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन वेट का कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। सीधा याद रखो, टाइमिंग हमारा बचेगा, है ना? अब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन यहाँ लिखो, कंपोनेंट क्या आएगा? देखो बढ़िया तरीके से, डेट इज 4g sin 60 डिग्री। और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन लग नहीं रहा, बहुत बढ़िया। और इसका आएगा 1g साइन, यहाँ एंगल कितना है? 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इस 4 kg में स्ट्रिंग किधर है? ऊपर की तरफ, तो उसकी वजह से टेंशन आएगा ऊपर। इस 1 kg में भी स्ट्रिंग किधर है? ऊपर की तरफ, तो टेंशन आएगा ऊपर की तरफ। फिर हम लोगों ने एक और चीज सीखा है, स्ट्रिंग जिधर है टेंशन उधर है। तो स्ट्रिंग ऊपर थी तो 4 kg में भी टेंशन ऊपर लगाया, 1 kg में भी स्ट्रिंग ऊपर थी तो 1 kg में भी टेंशन ऊपर, स्ट्रिंग की तरफ, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लगाया। अब यहां से एक और क्लैरिटी हमें नहीं आ रही है कि यार कौन नीचे की तरफ जाएगा, कौन ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4 kg का मास ज्यादा है, तो 4 kg जो है इट विल मूव डाउनवर्ड, एंड 1 kg वाला मूव जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मान लो अगर इन केस आपने डायरेक्शन गलत भी अज्यूम किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। तो ये ले लिया हमने। अब इक्वेशन लिखिए, क्या आया? देखो, 4g sin 60 माइनस टी, एक्सेलरेशन या मोशन के डायरेक्शन में जो फोर्स उसको पॉजिटिव लिया, और टी जो है वो मोशन के अपोजिट था, एक्सेलरेशन के अपोजिट था, इसलिए उसको नेगेटिव लिया। मास इनटू एक्सेलरेशन,
जी को ले लेते हैं 10, तो 40 साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2 माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू ए। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी। अब 1 kg वाले के लिए भी लिखो, तो उसमें भी जो है टेंशन जो है अब यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो मोशन के डायरेक्शन में, यहाँ 1 kg ऊपर की तरफ जाएगा ना। अरे ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक ब्लॉक नीचे आएगा तो दूसरा ब्लॉक ऊपर ही जाएगा। दोनों साइड स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, क्यों? स्ट्रिंग सेम होगी तो टेंशन भी सेम लगेगा। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो मास दिया हुआ होता तो माय डियर यहाँ पर दोनों एंड पे, ये जो आपने यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन लगाया वो भी अलग आ जाता। T-1 जी, जी को 10 ले लेते हैं, साइन 30 का वैल्यू डाल दो सीधा यार, चलो लिख दो इक्वल टू 1 इंटू ए। तो T माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया यहाँ पे, और ये आ गया। तो दिस इज T-5 इक्वल टू ए। एक काम कीजिए कि ये जो आपका ए का वैल्यू है ना, इसको उठा के आप 1 में डाल दीजिए। तो यहां से इक्वेशन बनेगा 40/2 मतलब 20√3 माइनस टी इक्वल टू 4T-5। तो यहां से आंसर आएगा 4T-20। ठीक है। और हाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20√3 माइनस टी, तो t को इधर भेज दिया तो कितना आया, 4T-t कितना हो गया, 3T। नहीं सॉरी, ये ऐड हो जाएगा ना, 5T हो गया। और ये भी इधर जाके प्लस हुआ, तो 20√3 प्लस 20, तो 20 कॉमन बाहर आ जाएगा, √3 प्लस 1, और इधर आया 5T। 5 से 20 गया तो बचा कितना, 4, तो 4√3 प्लस 1, ये हमारा टी का वैल्यू, ये हमारा टी का वैल्यू आया। तो ऑप्शन यहाँ पर जो रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? यहाँ तक क्लैरिटी आ गई है? क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। आई होप सबको ये क्लैरिटी आ गई है क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, अ फोर्स एक्ट फॉर 20 seconds on a body of mass 20 kg starting from rest आफ्टर विच फोर्स सीजेस। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बॉडी है जिसका मास है 20, तो ये लिया हमने। स्टार्टिंग फ्रॉम, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया F, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब x इक्वल टू कितना है, 0 है। टाइम भी इस पॉइंट पे 0 है, और स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी भी कितना हो गया, 0 हो गया। आफ्टर विच एक्ट फॉर 20 सेकेंड, तो पहले यहां से यहां तक आप आओ, पहले 20 सेकेंड तक तो जाओ, t इक्वल टू 20 सेकेंड्स तक तो फोर्स लग भी रहा है, कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है। उसके बाद फोर्स सीज हो जाता है, मतलब उसके बाद फोर्स नहीं लग रहा है, उसके बाद फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा पहले तो वो देखनी पड़ेगी। तो वो मैंने कैसे निकाला भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके हम लोगों ने लिखा। तो v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है क्योंकि फोर्स का वैल्यू नहीं पता है, टाइम कितना हो गया 20, तो ये आ जाएगा 20 a हमारे को मिलेगा v का वैल्यू। फिर उन्होंने बोला है कि यहाँ पे फोर्स सीज हो गया, फोर्स 0 हो गया, उसके बाद में वो कितना चलता है, 50 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 50 मीटर चलेगा इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। नेक्स्ट 10 सेकेंड मतलब ये 20 सेकेंड के बाद जब ये 30 सेकेंड्स तक, अब ये 50 मीटर तक चल रहा है, क्या ये कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगा? बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगा, क्योंकि अब फोर्स 0 हो गया है। फोर्स 0 हो गया है तो एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। अगर वो इनिशियली स्टार्टिंग से वेलोसिटी में, तो यस यहाँ पे v वेलोसिटी से है तो यहाँ पे भी वो v वेलोसिटी से ही रहेगा। तो कैन आई से दैट दिस v इक्वल टू, ये जो आपका v होगा ये रहा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम मान लेते हैं हम लोग, अभी कांस्टेंट स्पीड से ही जा रहा है, और ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 20 50, कितने टाइम में 10, तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड। और इस 5 को यहां पुट कर दो, तो यहां से आपको मिलेगा 5 इक्वल टू 20 इंटू ए, तो यहां से a का वैल्यू मिलेगा कितना, 1/4।
क्लियर हुआ यहाँ से ए का जो वैल्यू हमें मिला है वो कितना मिला हमें 1/4। अब हमारे को निकालना क्या है माय डियर, फोर्स। हमें पता था कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास रखो 20, एक्सेलरेशन है तुम्हारा 1/4, तो फोर्स आएगा तुम्हारा 5 न्यूटन। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने 29 जैन का कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं एक और अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है यहाँ पर, मोमेंटम और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। Particle is moving along axis under the influence of the force. Identify the region on the graph where the magnitude of the force is maximum and minimum. जहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा या मिनिमम। माय डियर यार, आप एक चीज दिमाग लगाइए कि फोर्स और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन क्या है। तो मुझे याद आया, अरे F इक्वल टू डीपी अपॉन dt होता है। और dp अपॉन dt क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन लीनियर मोमेंटम p एंड t। लीनियर मोमेंटम और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उस ग्राफ का स्लोप दिखा रहा है हमारा dp/dt। उस ग्राफ का क्या दिखा रहा है हमारा, स्लोप। तो इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम कौन सा होगा, और मैग्नीट्यूड चाहिए। चाहे फोर्स नेगेटिव हो चाहे फोर्स पॉजिटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है ना, वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स चाहिए, वो मैक्सिमम फोर्स होगा। और जिसका स्लोप मिनिमम होगा वो मिनिमम स्लोप मिनिमम फोर्स होगा। तीन स्लोप दिख रहे हैं यहाँ, ए बी और सी। स्लोप ज्यादा है मतलब वो ज्यादा स्टीप कर्व कौन सा दिख रहा है, तो सी वाला ज्यादा स्टीप है। नो डाउट ये स्लोप नेगेटिव है तो इसका फोर्स नेगेटिव आएगा, लेकिन हमारे को यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव जो सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहे हैं वो नहीं दिखाना, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ज्यादा स्टीप स्लोप किसका दिख रहा है मुझे, विच वन इज मोर स्टीप, सी वाला, ये ज्यादा स्टीप है। अगर ये ज्यादा स्टीप है इसका मतलब ये फोर्स जो है, ये स्लोप जो है वो ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा है, स्लोप dp/dt किसको दिखा रहा है, फोर्स, तो फोर्स इसका मैक्सिमम होगा। वही अगर मैं बात करूं कम स्टीप कौन दिखाई दे रहा है, ये देखो बी वाला, देखो ये इतना सा एंगल बना रहा है, ये इतना सा एंगल बना रहा है, बी वाला सबसे कम स्टीप है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर स्टीप कम है तो स्लोप कम है, तो यहाँ फोर्स भी लेस होगा। तो आंसर क्या है, मैक्सिमम होगा सी, मिनिमम होगा बी। सी एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इस तरह से हमने 30th जैन का भी क्वेश्चन बड़े आराम से जो प्यार से है कंप्लीट किया। लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। 30th जैन की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। बट यहाँ पर एक ब्लॉक दिया हुआ है और उसका मास यहाँ पर है ये √3 kg दिखाई दे रहा है आपको, और एक अननोन फोर्स F दिया हुआ है। वैसे यहाँ तीन फोर्स दिख रहे हैं, टेंशन, ये F, और ये √3 kg जो है इसका वेट लिखूंगा तो √3 × g। तीन फोर्सेस है, सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में है। तो मैं लेमिस थ्योरम से भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। तो अगर कोई बच्चा बोले कि सर इसको मैं लेमिस थ्योरम से कर सकता हूं, हाँ जी, तो लेमिस थ्योरम से कर सकता है। अगर मान लो आपको लेमिस थ्योरम से नहीं करना है, सर मैं रिजॉल्व करके करना चाहता हूं, तो वो और भी ज्यादा इजी अप्रोच है। ये देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है, ये 30 डिग्री एक पैरेलल लाइन बनाओ, ये 30 है तो ये भी एंगल कितना होगा 30, इतना सबको आता होगा, है ना। ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए हमारे। अब इस टी को रिजॉल्व करो, जिसके साथ एंगल बने कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, ये टी कॉस 30। और इधर क्या आ रहा होगा, टी साइन 30। तो टी साइन 30 तो किसके साथ बैलेंस है, एफ के साथ। लेकिन हमें यहाँ एफ नहीं निकालना है, हमें तो यहाँ टेंशन टी निकालना है। तो एक काम करो ना यार, वाई डायरेक्शन में भी तो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है तो एक्स में भी बैलेंस होगी और वाई में भी बैलेंस होगी। तो वाई डायरेक्शन में कैन आई से दैट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और यहाँ वाई में अपवर्ड फोर्स है टी कॉस 30 इक्वल टू डाउनवर्ड हो गया √3 × g। क्लियर। कैसे किया समझ में आया। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो x में भी बैलेंस रहेगा, y में भी बैलेंस रहेगा। y में बैलेंस है मतलब y में नेट फोर्स 0, y में नेट फोर्स 0, तो जितना ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे भी लगेगा। बस अब cos 30 का वैल्यू लिखो, कितना आता है cos 30 का वैल्यू, √3/2 इक्वल टू √3, जी को ले लो 10, √3 से √3 उड़ गए, टी इक्वल टू आया 20 न्यूटन। तो टेंशन कितना है हमारा 20 न्यूटन, ये आया आंसर 20 न्यूटन। क्लियर। तो एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने किया है। देखिए कितना फास्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने इजी लेवल के क्वेश्चन जो है जेडब्ल्यू मेंस 2023 में आए थे लॉज ऑफ मोशन में।
मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो इन क्वेश्चन का लेवल जो है सीईटी जैसा ही है। Two forces having a magnitude a and a by 2 are perpendicular to each other. Magnitude of their resultant force. एकदम घटिया क्वेश्चन। अब इस केस में आपको, आप लोग ने वेक्टर पढ़ा होगा तो भी आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा कि यार दो फोर्सेज है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, ए एंड ए बाय 2 है, तो आप और एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो लगाइए जैसे रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड दिए हुए होते हैं, उनके बीच का एंगल होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना होता है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आई होप ये वाला फॉर्मूला सबको ध्यान में है। तो यहाँ पर भी क्या है, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा ए बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कॉस, यहाँ एंगल कितना है उनके बीच में, 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ से ये टर्म तो हो जाएगी 0। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 a² बाय 4, स्क्वायर रूट कीजिए √5, ए स्क्वायर का a, 4 का 2, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इतना इजी लेवल का क्वेश्चन जो है अप्रैल की शिफ्ट में पूछा गया था, तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन मिला होगा आई थिंक वो बोल सकते हैं कि काफी लकी थे कि इतना इजी क्वेश्चन करना मिला। और ये जो क्वेश्चन आया है देखिए आपको, एक और 12 अप्रैल की शिफ्ट वाला, ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, सिमिलर, और वो भी आई थिंक नीट या सीईटी के पीवाईक्यूज में से ही था। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, फोर्स F1 दिया है, F2 दिया है, F3 दिया है, तीनों ही एक पार्टिकल जिसका मास 5 kg है उस पे लग रहे हैं। क्लियर? और उन्होंने बोला है उसमें से F2 F3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मान लो ये रहा F2 और ये रहा F3, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली लग रहे हैं, सो दैट द पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट। इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे रहना चाहिए, इन तीनों फोर्सेस के लगने से पार्टिकल रेस्ट पे होना चाहिए। तो पार्टिकल रेस्ट पे कब होगा इन तीनों का, ये जो F2 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्टली F1 के अपोजिट होगा, तभी वो F1 को कैंसिल आउट करेगा। कि F2 और F3 का रिजल्टेंट किसको कैंसिल आउट करना चाहिए, F1 को, तभी इन तीनों फोर्सेस का समेशन जो है वो क्या होगा, 0। आप इस तरह से देख सकते हो वेक्टर फॉर्मेट में, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0। तो कैन आई से दैट F1 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2 और F3 को इधर भेजा, उसमें से नेगेटिव कॉमन बाहर निकाला तो ये आया, और F2 और F3 का रिजल्टेंट को हम बोल देते हैं मान लो R। तो F2 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन लगेगा, F1। वाह बेस्ट है। इसका मतलब F1 का मैग्नीट्यूड अगर 10 न्यूटन है तो F2 और F3 के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 10 ही होगा। और आप चेक भी कर लो, निकाल दो मैग्नीट्यूड, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 100 का स्क्वायर, 100 आ रहा है और 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो 10 ही आने वाला है। आप चाहे तो ऐसे निकालो, रिजल्टेंट निकालना है और तो ये निकल जाएगा। ये लीजिए F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos 90, 90 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सॉल्व किया तो ये भी 10 ही आ रहा है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है जी। अब हम अगर F1 को हटा देते हैं तो 5 kg पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, F2 और F3 का रिजल्टेंट जो लग रहा है 10 न्यूटन। तो यहां से अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या है, आफ्टर F1 रिमूव्ड, क्योंकि 10 हट गया ना, 10 हट गया तो ये इसको बैलेंस ही नहीं कर पाएगा और ये बन जाएगा F5 kg पे नेट फोर्स, और इस नेट फोर्स की वजह से बॉडी मूव करेगी। तो दिस नेट फोर्स 10 इक्वल टू मास कितना दिया हुआ 5 इंटू ए, तो यहां से ए मिल जाएगा आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड योर आंसर इज ऑप्शन ए। क्लैरिटी आ गई एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए, अब अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे ही विदाउट फ्रिक्शन वाले हैं, है ना। अब हम एंटर किए हैं किसके अंदर, विथ फ्रिक्शन, जहां फ्रिक्शन की एप्लीकेशन लग रही है उसका पहला क्वेश्चन माय डियर हमारे सामने आ चुका है। तो क्या दिया हुआ है, कंसिडर अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए इंक्लाइन प्लेन, ओहो, इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन इज 2 times the force required to just prevent it from the sliding down। Similar type of question already previous years में भी पूछा है, सिमिलर।
अब यहाँ पर हमारे को फोर्स जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं, हम बढ़िया आराम से पहले दोनों केस करते हैं। जब हम उसको पुश कर रहे हैं, पुश इट अप वाली कंडीशन, और जस्ट वर्ड जब भी यूज हो जाए लाइफ में, है ना, जस्ट वर्ड देखिए, याद करें, जस्ट वर्ड जब भी आए तो उस केस में आपको एक्सेलरेशन को लेना है 0 और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो होना चाहिए आपका एफ एस मैक्स। एक्सेलरेशन होगा आपका 0 और फ्रिक्शन फोर्स क्या लेना है, एफ एस मैक्स जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लेना है। तो माय डियर, सबसे पहला काम कीजिए कि ये एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बढ़िया तरीके से। ये लगाइए, इसका वेट जो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा वेट, और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वेट का कंपोनेंट आता है mg साइन थीटा, और अभी हम पुश कर रहे हैं तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो टेंडेंसी ऑफ बॉडी जो है वो किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाने की। टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर की तरफ जाने की होगी। तो जिस डायरेक्शन में मोशन की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जस्ट बोला है तो एक्सेलरेशन तो 0 ही लेना है और फ्रिक्शन फोर्स भी एफ एस मैक्स ही लगेगा। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, तो सिमिलर वही हमारा स्टाइल, अपवर्ड फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स में आ रहा है एफ, डाउनवर्ड फोर्स में एक तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा एफ एस मैक्स वाला, और प्लस एम जी साइन थीटा रहेगा। ये अपवर्ड फोर्स में एफ यू लिख देता हूं और डाउनवर्ड में एफ डी लिख दूंगा। और अब मैं चाहूं तो एफ एस मैक्स निकालना है, विच इज फॉर्मूला इज म्यू एस इंटू एन, और एन जो है वो किसके इक्वल होगा, ये देखिए कॉन्टेक्ट की वजह से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और वेट का ही अलोंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट आता है एम जी कॉस थीटा। तो आई कैन सी दैट एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो दिस इज योर एफ यू इक्वल टू एफ एस मैक्स जो है वो हमारा होगा म्यू एस इंटू एन, और एन को एक काम करते हैं सीधा ही लिखते हैं एम जी कॉस, यहाँ थीटा भी कितना दिया 45, तो रख दीजिए 45, एम जी साइन 45। ये तो पुश इट अप वाला सिनेरियो हुआ। अब बात कर रहे हैं हम कौन सी, कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, टेंडेंसी जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की टेंडेंसी होगी। अब आप जो है इस केस में देखिए क्या है, if the force are 2 times the force required to prevent it to from the sliding down, मतलब अब यहां पर आपको बचाना है, ये नीचे नहीं आना चाहिए, आपको उतना फोर्स उस पर लगाना है कि वो नीचे की तरफ ना आए, उसको प्रिवेंट करना है। नीचे आने से रोकना है, मतलब अब जो मोशन की टेंडेंसी होगी वो कहाँ होगी, टेंडेंसी होगी वो कहाँ होने वाली है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कहाँ लगने वाला है, अब की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लग रहा है और उसको रोकने के लिए भी हमने फोर्स लगाया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्वियसली अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो अब इस केस में हमारी जो इक्वेशन अगेन जस्ट वर्ड है, जस्ट वर्ड है तो नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है ना, और एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो नेट फोर्स 0 होती ही हमारा सिंपल फंडा अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड है फ्रिक्शन फोर्स एफ एस प्लस एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और ये डाउनवर्ड आने से रोकना है इसलिए इसको एफ डी बोल देता हूं, है ना, इसको हमने बोल दिया एफ डी। तो अब क्या आएगा देखो दोस्तों, एफ एस जो है वो आ जाएगा म्यू एस इंटू एन, एन का वैल्यू अभी हमने देखा था एम जी कॉस थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू यहाँ 45, प्लस एफ डी इक्वल टू एम जी साइन 45। तो यहां से मुझे एफ डी का वैल्यू मिल रहा है एम जी साइन 45 माइनस
म्यू एस एम जी कॉस 45। और क्वेश्चन में ये बोला है कि ये एफ यू जो है वो 2 टाइम्स ग्रेटर है एफ डी से। तो ये यहाँ पे डाल दो, ये इक्वेशन से एफ यू यहाँ डालो, एफ डी का वैल्यू यहाँ से डालो। यहाँ पे एफ यू लिखो, कितना आएगा, म्यू एस एम जी कॉस 45 का वैल्यू डाल दो अभी 1/√2, प्लस एम जी साइन 45 का वैल्यू डाल देता हूँ 1/√2, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम जी साइन 45 का 1/√2, माइनस म्यू एम जी कॉस 45 का भी 1/√2। एक तो यहाँ एम जी निकल के ये एम जी बाय रूट टू निकल के सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, म्यू एस प्लस 1 इक्वल टू 2 1 माइनस म्यू एस। तो दिस इज 2 माइनस म्यू एस प्लस 1। तो ये क्या आएगा देखो, अभी इसको इधर भेजा हमने, तो 3 म्यू एस इक्वल टू 2 माइनस 1। तो म्यू एस इक्वल टू 1/3। म्यू एस इक्वल टू कितना आएगा, 1/3। और 1/3 का मतलब कितना होता है, 0.33। ठीक है, 0.33। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? क्या ये क्वेश्चन हमें बड़े आराम से अच्छे से समझ में आया है? चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर भी, अ ब्लॉक ऑफ मास m slide down a inclined plane at an angle 30 degree, slide down an inclined plane at an angle 30 degree with the acceleration g by 4, the value of coefficient of kinetic friction will be। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, coefficient of kinetic friction जो है फाइंड आउट करना है। तो बड़ा अच्छा और इजी सा क्वेश्चन है, ये लीजिए, ये भी बहुत इजी लेवल क्वेश्चन आया है। देखिए 29 जैन को, ये 30 डिग्री है और कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है माय डियर, ये ए का वैल्यू जो है आपका g/4 है, स्लाइड डाउन है नीचे की तरफ लगाया, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वेट का कंपोनेंट एम जी साइन 30 डिग्री, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ मोशन में है बॉडी इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा एफ के, कांटेक्ट की वजह से आया ये नॉर्मल रिएक्शन एन, और ये आ रहा है वेट का कंपोनेंट एम जी कॉस 30 डिग्री। तो अब लगाइए अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इक्वेशन लगाइए। क्या इक्वेशन आएगी, देखिए अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मोशन के डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, एम जी साइन 30, मोशन के अपोजिट में कौन सा फोर्स लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना हो गया, g/4। अब इसमें परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन भी देखो, क्या परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन बॉडी एक्सेलरेट कर रही है क्या, नहीं, वो तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इंक्लाइन प्लेन के चिपक के ही चल रही है, इंक्लाइन प्लेन के स्टिक होके चल रही है, मतलब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर उसमें कोई मोशन नहीं है। तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर मोशन नहीं है, तो नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन 0 होगा। तो वहां अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और अपवर्ड फोर्स वहां क्या होने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, एम जी कॉस 30। क्लैरिटी आ गई है? तो आप यहां से सीधा पहले तो एफ के का फॉर्मूला लिखो, क्या होगा एफ के का फॉर्मूला, एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का होगा म्यू के इंटू एन, फिर उसके बाद एन का वैल्यू डालो, एन का वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ 30 डिग्री है, अगेन यहाँ एम जी कॉमन निकल के उड़ जाएगा। अब साइन 30 का वैल्यू डालो, कितना आएगा साइन 30 का वैल्यू, 1/2, माइनस म्यू के एम जी कॉस 30 का वैल्यू कितना आएगा, √3/2 इक्वल टू एम जी बाई फोर। एम जी आप निकाल सकते हो आराम से, तो दिस इज 1/2 माइनस म्यू के √3/2 इक्वल टू 1/4। तो 1/2 माइनस 1/4
इक्वल टू म्यू के √3/2। तो कितना आएगा यहाँ सॉल्व करने के बाद? अभी 1/2 माइनस 1/4 इज बिकम 1/4 म्यू के √3/2। 2 से 4 गया तो ये 2 आया, तो म्यू के का वैल्यू आ रहा है 1/2 √3। कितना आ रहा है? 1/2 √3, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन? 33 डन। चलिए अगला क्वेश्चन। अब आते हैं एक और क्वेश्चन 34, जो 29 जैन की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। माय डियर, ये क्वेश्चन देख के आपको याद आया होगा कि यार ये तो बहुत बार पीवाईक्यूज में लगाया हुआ क्वेश्चन है। यस, और ये सिर्फ जेई में नहीं, ये नीट के पीवाईक्यू में आपको दिखेगा। नीट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू द स्लाइड डाउन इज 45 डिग्री। और अगर नीट वाले बच्चे देख रहे होंगे तो खुश हो जाएंगे कि देखो नीट के पीवाईक्यू से सीधा ही क्वेश्चन 2023 में आया था। 45 degree rough inclined plane is n times as it takes to slide down a perfectly smooth 45 degree inclined plane। और जो हमारे जो प्रोग्रामेटिक्स के बच्चे, उन्होंने तो ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में ही किया हुआ है। ये देखिए क्या दिया हुआ है। ये रहा एक 45 डिग्री दिया है हमें। पहला जो है वो क्या है? रफ सरफेस। क्या है ये? रफ सरफेस है। फर्स्ट वाला जो है वो हमारा क्या है? रफ सरफेस। अब रफ सरफेस में आपको अगर याद होगा, मैंने वो शॉर्ट नोट्स में एमएस स्पेशल में एक पॉइंट लिखवाया हुआ है। जब भी एक ब्लॉक फ्रीली रफ सरफेस पे स्लाइड डाउन होता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल टू जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा है। याद आया ये? है ना? रफ सरफेस के लिए। और स्मूथ सरफेस के लिए कितना होता है? स्मूथ सरफेस में होता है ए इक्वल टू जी साइन थीटा। इसको हम चाहें तो एनएलएम के थ्रू, फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू प्रूव करके भी बता सकते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है कि रफ सरफेस से जब जा रहा है तो टी आर, टाइम टेकन बाय इन द रफ सरफेस, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ टाइम टेकन फॉर द स्मूथ सरफेस। क्लियर है? और आपको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। ये जो म्यू दिया हुआ है, ये म्यू के आपको निकालना है। तो आप निकालिए यार। देखो एक्सेलरेशन आपके सामने है, एस दोनों में सेम ही रहेगा, डिस्टेंस उतना ही है। तो इक्वेशन होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हमें पता है कि u जो है वो 0 है, इनिशियली में स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट बोला है। 1/2। जब हम बात करेंगे किसकी? रफ सरफेस की, तो एक्सेलरेशन भी रफ का आएगा, विच इज ए आर इंटू टी आर का स्क्वायर। और जब हम बात करेंगे किसकी? स्मूथ सरफेस की। किसकी बात करेंगे? स्मूथ सरफेस की। तब हमारे पास में s इक्वल टू 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन किसका लेंगे? स्मूथ का, इंटू टी एस का स्क्वायर। दोनों का एस सेम है तो इक्वेट कर देंगे। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी 1/2 इंटू ए आर टी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू, क्योंकि दोनों में एस सेम है ना, इंक्लाइन प्लेन जो है वो सेम ही है, सिर्फ एक बार रफ है और दूसरी बार में क्या है? स्मूथ है। इन दोनों को इक्वेट किया, इंटू टी एस का स्क्वायर, हाफ से। हाँ ये देखिए ए आर अपॉन ए एस इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा टी एस अपॉन टी आर का स्क्वायर। उल्टा लिख दिया था, ठीक है। दैट इज बिकम वन, ये एन टाइम्स है तो ये आ जाएगा एन 1/n का स्क्वायर। ऊपर भी देखिए, इसको सही करें यहाँ पे। हाँ एन ही लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया था। अब यहाँ पे जो है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट। तो ए आर का फॉर्मूला डाला, जी ब्रैकेट में आया ये साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन दैट इज जी साइन थीटा। तो ये जी से जी कैंसल, 1/n स्क्वायर आया। एक काम करते, सेपरेट कर देते। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 माइनस, और जी म्यू अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 1/n स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से आपको जो है वह वैल्यू मिलेगी। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल टू म्यू टेन थीटा। तो यहां से आपको एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला मिल चुका है, म्यू इक्वल टू टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू डालो 45, और टेन 45 का वैल्यू होता है 1 माइनस 1/n स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। तो दिस विल बी योर जनरल फॉर्मूला।
तो अगर आप चाहे तो किसी भी एंगल पे ये देख सकते हैं। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, म्यू इक्वल टू टेन थीटा ब्रैकेट में 1 - 1/n²। और थीटा का वैल्यू 45 डालो और टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहां से आपको बहुत प्यारा सा आंसर मिल चुका है, वो है ऑप्शन नंबर डी, डी डी। ठीक है, क्लियर। चलिए अभी अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 31 जन का ही क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with initial speed of 20 meter per second. Body stops after 5 seconds due to the friction between the body and the floor. ओहो हो, यहाँ पर बॉडी का मास दिया हुआ है कितना, हमें 10 kg दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। बॉडी कितने टाइम बाद में स्टॉप हो रही है, 5 सेकेंड के बाद में बॉडी स्टॉप हो रही है। स्टॉप हो रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो। किसकी वजह से हुई, फ्रिक्शन की वजह से हुई। हमें वो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा इजी है। पहले तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ये तो जीरो है, u 20 है। इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना, हमें एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम हो गया 5। तो एक्सेलरेशन माय डियर आपको मिलेगा -20/5, बरोबर लिख रहा हूं, विच इज -4। एक्सेलरेशन मिल गया, हमें तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो माय डियर इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, वो है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर अभी हम एनएलएम से लिखेंगे, अगेन नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मोशन तो बॉडी का इधर है और फ्रिक्शन मोशन के लग रहा है अपोजिट, तो इसीलिए फ्रिक्शन को रखेंगे नेगेटिव में। डेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, वो होगा म्यू के इंटू एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और एन कितना होगा देखो, कांटेक्ट की वजह से वाई डायरेक्शन में आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और वेट भी लग रहा है वाई डायरेक्शन में, और बॉडी तो मूव कर रही है एक्स में, मतलब वाई में कोई मोशन नहीं है। वाई में कोई मोशन नहीं है तो वाई में नेट फोर्स होगा जीरो। वाई में नेट फोर्स जीरो है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो एन इक्वल टू एम जी। तो यहाँ डालो माइनस ऑफ म्यू के इंटू एन की जगह लिखो एम जी, एम इंटू ए, एम से एम उड़ गए, माइनस म्यू के जी इक्वल टू ए कितना है हमारा -4, माइनस से माइनस कैंसल, और जी को रख देते हैं 10, तो 4/10 मतलब 0.4। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन को भी हमने खत्म किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, प्लेस्ड एट द रेस्ट ऑन द टेबल ऑफ रफ सरफेस। ठीक है जी, अब रफ सरफेस पे हमने रखा है, 5 kg का मास है। नाउ फोर्स इज 30 न्यूटन इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस। ये लीजिए 30 न्यूटन लगाया थ्रू अ डिस्टेंस, ब्लॉक स्लाइड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ द 50 मीटर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 50 मीटर। कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में। हमें कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इसमें निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोएफिशिएंट, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज, उसके ऑप्शंस जो है वो नहीं आए, बट ये भी एमसीक्यू वाला ही है। देखो अब ये 5 kg है, 10 सेकेंड में यहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि स्लाइड डाउन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ द 50 मीटर इन एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स। तो यहां से एक फ्रिक्शन फोर्स लगाओ, डिट इज एफ। ये आ रहा है, यहाँ से हमारा फ्रिक्शन फोर्स आ गया है कितना, एफ। 30 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है, तो 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर हो गया, 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो अगला है हमारा फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिखेंगे, म्यू के इंटू एन लिख सकते हैं, बिल्कुल काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। एन का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास में, एम जी आ गया आगे। एन का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास में, एम जी। अब यहाँ पर एक क्लैरिटी आ गई हमारे पास, एन का वैल्यू भी मिल गया हमें एम जी। अब रखो यहाँ पे 30 माइनस म्यू के इंटू एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। माय डियर एक्सेलरेशन मिल जाए ना तो काम हो जाएगा, तो हमें म्यू के यहाँ से आराम से मिल जाएगा, मास तो दिया हुआ है ना यार 5।
और जी को 10 ले लेते हैं, तो म्यू के इंटू 5 इंटू जी, ये हो गया 10 50, और 5 इंटू ए ढूंढ के दो यार, ए कहाँ से मिलेगा, ये रहा इक्वेशन। एस दिया है, टाइम दिया है, और इनिशियल स्पीड बोला हुआ है स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, लगाओ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना हो गया हमारे पास 50, इनिशियल स्पीड कितना है 0, हाफ ए इंटू टाइम कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100। तो यहां से एक्सेलरेशन माय डियर आपको मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ डाल दो, 30 माइनस, ऐसे दिमाग लगाओ, गिवन डेटा देख देख के काम होना चाहिए। ये आ गया 5। तो यहां से म्यू के का जो वैल्यू मिला है हमें, तो क्या होगा देखो, 30 - 5, और दिस इज म्यू के इंटू 50, तो 25 / 50 मतलब 1/2, मतलब 0.5 जो है वो आपका आंसर रहेगा, 1/2 जो है वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की शाम के अंतिम क्वेश्चन पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो आया था फर्स्ट पेपर के एग्जाम में। 10 kg का मास है, 30 kg दिया हुआ है, म्यू एस भी दिया हुआ है। जस्ट 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 जस्ट, ये जस्ट वर्ड जब भी आ जाए तो एक्सेलरेशन हो जाता है इसलिए, और फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है एफ एस मैक्स के इक्वल। ये एक चीज याद है, जब भी जस्ट वर्ड आ जाए एक्सेलरेशन 0 और एफ एक्स मैक्स के इक्वल हो जाए। और आपको इसमें निकालना क्या है, ये फोर्स एफ का वैल्यू। माय डियर पहले तो इस एफ को रिजोल्व करो। एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस 30, उसके परपेंडिकुलर आया ये एफ साइन 30, वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कांटेक्ट की वजह से आ रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, रफ सरफेस है तो उसके मोशन को अपोज करने के लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। जस्ट वर्ड बोला है तो फ्रिक्शन फोर्स भी एफ एस मैक्स लग रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन तो 0 है, तो पहले एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो रहा होगा 0, तो राइट साइड का फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड का फोर्स, राइट साइड का फोर्स है एफ कॉस 30 इक्वल टू लेफ्ट साइड का फोर्स है एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स को हम लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन, एफ कॉस 30 का वैल्यू लिख देते हैं √3/2। अब एन कितना होगा, अगेन सेम वाई डायरेक्शन में भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो अपवर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन 30 इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एम जी, तो एन इक्वल टू आएगा एम जी माइनस एफ साइन 30, तो एफ √3/2 इक्वल टू म्यू एस इंटू एन की जगह पे लिखेंगे एम जी माइनस एफ साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। यहां से सॉल्व कर देते हैं, एफ √3/2 इक्वल टू म्यू एस, एम का वैल्यू दिया हुआ है 10, जी को भी 10 ले लेते हैं, तो 100 माइनस f/2, और म्यू एस भी दिया हुआ है 0.25, तो बस क्या चाहिए, फिर तो खत्म ही हो गया गेम। 0.25 को एक काम कर देते हैं 1.1/4 लिख देते हैं, इनटू ये हो गया 100 माइनस f/8 हो गया। अब क्या करना चाहिए बताओ अगला, अब इसको कैलकुलेट करो, बस इसको इधर भेज दो, f√3/2 प्लस f/8 इक्वल टू 25। यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, f तो कॉमन बाहर आ गया, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8, तो ये आएगा 4√3 प्लस 1 इक्वल टू 25, तो f इक्वल टू 25 इंटू 8 डिवाइड बाय 4√3 प्लस 1, 4√3 प्लस 1। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आंसर आएगा 25.22। क्लियर? आई होप सबको ये समझ में आया आज का लेक्चर। आई होप सबको क्लैरिटी आई है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, क्लियर समझ में आया एकदम अच्छे से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और ऐसे ही मैं बाकी वीडियोस भी बनाने वाला हूँ बाकी चैप्टर्स के भी, जो जल्दी ही पोस्ट हो जाएंगे मोहित सरगानी फिजिक्स चैनल पे। क्लियर है? आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे मैं और भी बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूं। क्विक रखेंगे, सारे टू द पॉइंट रिविजन होगी, कोई फालतू की बात नहीं होगी।
तो हम सारे चैप्टर्स को कोशिश करेंगे कि हम पहले 2023 कंप्लीट करें, फिर हम 2022 को भी कंप्लीट करेंगे, ईयर वाइज हम कंप्लीट करेंगे, ताकि हम इंपॉर्टेंट और एक्चुअल जो रिसेंट क्वेश्चन है पीवाईक्यूज है उनकी हम प्रैक्टिस कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।